मित्रों नमस्कार। आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं आत्मनिर्भरता के बारे में। जो चर्चा चल रही है देश में, तो क्या ये आत्मनिर्भरता वाली जो बात कही जा रही है वो कितना सपना है और कितना हकीकत है। दोस्तों समकालीन कोरोना आपदा अपने देश के लिए जो संकेत, संदेश और अवसर लेकर उपस्थित हुआ है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और लोकल को ग्लोबल बनाने के देश के सपने का आह्वान किया है। और इस एक राजनीतिक आह्वान के साथ ही देश में आत्मनिर्भरता को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। चर्चा की प्रकृति ऐसी है जैसे कि आत्मनिर्भरता कोई एकदम ताजी अवधारणा हो और इस पर कभी किसी ने न कोई प्रयास किया हो न कोई संवाद किया गया हो। जबकि सच्चाई है कि मानव सभ्यता के समय से ही आत्मनिर्भरता मानव की एक प्रमुख कामना रही है। यह बात अलग है कि भौतिक जगत में आत्मनिर्भरता की भी अपनी निर्भरताएं होती हैं। जन्म के कुछ वर्ष तक मां पर निर्भरता, पिता पर निर्भरता, नौकरी की तो संस्थान पर आपकी निर्भरता और आप पर संस्थान की निर्भरता, उद्योग लगाया या दुकान खोली तो उसके चलने के लिए उपभोक्ता पर निर्भरता। दोस्तों एक व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भरता का मतलब है निर्णय लेने के लिए अपने विवेक पर निर्भरता, समझने के लिए अपनी दृष्टि पर निर्भरता और मार्ग तलाशने के लिए अपनी चेतना पर निर्भरता। इसी को यदि व्यक्ति के बजाय देश के रूप में रखा जाए तो सोशल इंटरडिपेंडेंस देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो सकती है। देश के अंदर समाज की इंटरडिपेंडेंस और समाज के भीतर लोगों की इंटरडिपेंडेंस मतलब आत्मनिर्भर राष्ट्र का बनना। अगर परस्पर निर्भरता मतलब कि इंटरडिपेंडेंस का प्रचार किया जाए और इसके लोकल मॉडल बनाया जाए तो यह बाजार सम्मत भी है और समाज सम्मत भी है। लोकल वोकल का विचार शायद इसी भावना से प्रेरित हुआ है। यहां मैं यह भी साफ कर दूं कि मोदी सरकार के आत्मनिर्भरता के माध्यम से एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जिसमें हम दुनिया के साथ कंपटीशन कर सकें और कंपटीशन करते हुए अपने देश को विश्व की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकें। परंतु कुछ लोगों की आशंका है कि आत्मनिर्भर भारत या मेड इन इंडिया का नारा वैसा ही एक लुभावना नारा बनकर रह जा सकता है जैसा कि आज से 48 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा लुभावना था और लोकप्रिय भी था। कुछ समय उस पर कोशिश भी हुई, लेकिन गरीबी आज भी शायद उससे भी खराब कंडीशंस में है, जिसका परिणाम हमें हाल के लॉकडाउन में देखने को मिल गया है, जब भारत का एक बड़ा वर्ग यूं भूखा प्यासा सड़कों पर भटकता रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या आत्मनिर्भर भारत का नारा भी एक राजनीतिक मुहावरा भरी है? बिना मजबूत ढांचे और बिना जमीनी तैयारी के चीन से हजारों कंपनियों को निकलकर भारत आ जाने की उम्मीद क्या एक कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं है? क्या अमेरिका, इटली, जर्मनी और फ्रांस में रहते हुए किसी महंगे गैजेट पर मेड इन इंडिया लिखा होना, इसके देखने की चाह होना सिर्फ चाह ही रह जाएगी? जमीनी हकीकत तो कुछ ऐसे ही कहती है। मित्रों 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के नारे के बीच यदि हमारे आयात निर्यात का ट्रेड बैलेंस अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के बीच 9.7 लाख करोड़ रुपए के घाटे में गोता लगा रहा है, तो समझा सकता है कि हमें अभी आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य के लिए कितनी मेहनत की जरूरत है, कितनी मेहनत की दरकार है। परंतु मेरा मानना है कि यह ऐसा भी मुश्किल लक्ष्य नहीं है कि इसे पाया नहीं जा सकता। तो स्वाभाविक है इतना भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हम आत्मनिर्भर बिल्कुल बन सकते हैं, परंतु इसके लिए हम लोगों को इन सुनहरे सपनों के मुकाबले इनके सम्मुख आने वाले बाधक तत्वों यानी कि प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इनसे जुड़ी हुई विभिन्न चुनौतियों की शिनाख्त करनी होगी, उनको पहचानना होगा, उनकी बारीकियों को समझना होगा। तब जाकर हम देश के इस नेक सपने को पूरा करने के खातिर अपना समग्र और सर्वश्रेष्ठ योगदान दे पाएंगे। दो टूक शब्दों में कहें तो सकारात्मक जन भागीदारी और स्पष्ट नियम पर नियम के बलबूते ही इस दुर्लभ लक्ष्य को साधा जा सकता है। इसके लिए हमें सिस्टम में सुधार लाना होगा। मित्रों मेरा यहाँ सिस्टम का मतलब SYSTEM से नहीं है, बल्कि SISTEM से है, जिसमें S का मतलब है स्किल डेवलपमेंट, I का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, S का मतलब है सप्लाई ऑफ फंड, T का मतलब है हमारा थॉट प्रोसेस, E का मतलब है इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस और M का मतलब है मार्केट अवेलेबिलिटी।
आजकल ये विषय चर्चा में है कि कोविड-19 के बाद दुनिया के बहुत से देशों में चीन के प्रति जबरदस्त नाराजगी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन से छिटकने वाले इसी बाजार को भारत अपने लिए एक उम्मीद के रूप में देख रहा है। भारत के लिए भी एक सुनहरा मौका उभर कर आया है, लेकिन इन्हें भुनाने की होड़ में वियतनाम जैसे देशों से कड़ा मुकाबला मिल रहा है। यह बहुत दिलचस्प है कि चीन से आज जो कंपनियां बाहर निकल रही हैं, उनमें से काफी कंपनियां वियतनाम की ओर रुख कर रही हैं। वियतनाम चीन की तरह ही एक कम्युनिस्ट देश है और वहां का श्रम कानून लगभग चीन की जैसा ही है। यहां भी एक दिलचस्प तथ्य है कि वियतनाम भी उदारीकरण की शुरुआत 1990 के आसपास किया था, जब कमोबेश हमारा भी 1991 में हुआ था। चीन में विदेशी कंपनियों को जिस चीज ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया है वह था सस्ते श्रमिक और मजबूत व्यापारिक ढांचा। वियतनाम काफी कुछ वैसा ही है। मित्रों, अप्रैल के मध्य तक के आंकड़ों की बात करूं तो चीन से 56 कंपनियों ने अपना वोरिया विस्तार समेटा है। इनमें से 26 कंपनियां वियतनाम में स्थापित हुई हैं। इसके अलावा जिस ताइवान से आजकल चीन की ठनी हुई है, वहां 11 कंपनियां पहुंची हैं, जबकि 8 कंपनियों ने थाईलैंड में डेरा डाला हुआ है। भारत में सिर्फ 3 कंपनियां आई हैं। इसे बेहद निराशाजनक कहा जा सकता है। भारत को इसके लिए कुछ अलग तरीके से बेहतर कोशिश करनी पड़ेगी ताकि उन्हें वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर जाने से रोका जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत पहले से भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में इसकी छवि विश्व में विश्वसनीय रही है, लेकिन चीन और वियतनाम के विपरीत भारत का व्यापारिक ढांचा बेहद कमजोर है। लेकिन इसे सुधारा जा सकता है क्योंकि दुनिया में आज दवाओं के अलावा कृषि, प्रोसेस्ड फूड, गारमेंट्स, जेम्स और ज्वेलरी, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट, कारपेट और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जैसी कई वस्तुओं के निर्यात की भारत से बहुत अच्छी संभावनाएं मानी जाती हैं। खासकर दवाई क्षेत्र में भारत के लिए रामबाण साबित हो सकता है। यूएस एफडीए के मानकों के अनुरूप अमेरिका से बाहर सबसे अधिक संख्या में दवा प्लांट अगर कहीं है तो भारत के पास है। सवाल केवल बेहतर व्यापारिक ढांचे का ही है। तो आइए समझते हैं कि भारत को दुनिया का उत्पादन केंद्र बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना होगा। तो पहले बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की। स्किल्स एंड नॉलेज किसी भी देश के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के ड्राइविंग फोर्स है। कुशल श्रम की कमी हमारे आर्थिक विकास के एक बड़ा बाधक है। भारत अगले कई दशकों तक युवा देश रहेगा। युवाओं की संख्या ज्यादा होने से यहाँ लेबर फोर्स यानी काम करने वालों की कमी नहीं होगी, लेकिन इनकी मौजूदगी भर से फायदा नहीं होने वाला है। युवा आबादी को समय रहते सही रास्ता दिखाना होगा। कुशलता के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के साथ रोजगार के मौके बनाने होंगे। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना शुरू किया है, लेकिन यह अभी भी उतना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा है। चीन लंबे समय से स्कूली स्तर पर ही स्किल लेबर फोर्स तैयार कर रहा है। हम वहां की टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग से इसकी व्यवस्था से सीख सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट की खातिर स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ानी होगी। यह भी ख्याल रखना होगा कि बच्चे भी पढ़ाई न छोड़ें। छात्रों के माता पिता को भी स्किल डेवलपमेंट की महत्व समझानी होगी। उन्हें बताना होगा कि इससे ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा मिलेंगे। भारत स्किल के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी चीन से पीछे है। दूसरे देशों से R&D उधार लेने से बेहतर होगा कि सरकार स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, यानी छोटे कंपनियों को इस क्षेत्र में पहल करने के लिए प्रोत्साहित करें। आज भारत में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर में अच्छी संभावनाएं हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भारी तादाद में रोजगार देता है। इस क्षेत्र में लेबर फोर्स का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन बातों पर ध्यान देकर भारत ग्लोबल चेन का केंद्र बन सकता है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से चलाने के लिए ढांचागत सुविधाएं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। वे विकास के पहिए की तरह होते हैं, जिसके बिना अर्थव्यवस्था ठीक से काम नहीं कर पाएगी, ठीक से चल नहीं पाएगी। जहां तक निवेश को भी बढ़ावा देने की बात है, तो निवेश के लिए एक निश्चित रूप से एक प्राइमरी कंडीशंस होती है निवेशकों के लिए यहाँ आने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिजली की लगातार अच्छी सप्लाई बहुत जरूरी है। आधुनिक CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी जिनसे कंप्यूटर के जरिए मशीन टूल्स को कंट्रोल किया जाता है, उन्हें अच्छी वोल्टेज चाहिए होता है। वो उतार चढ़ाव नहीं झेल पाते हैं, इससे उत्पादन में बाधा खड़ी होती है।
ऐसे ही है रोड और ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, मार्केट तक पहुंच, कम्युनिकेशन, बैंकिंग जैसी सुविधाओं को मजबूत करना होगा। इनसे उत्पादन की क्वालिटी बेहतर होगी और लागत घटाने में भी सहायता मिलेगी। अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ फंड की। मित्रों, जहां तक सवाल है कैपिटल की, तो यह व्यापार के लिए ब्लड का काम करता है, जिसके अभाव में बहुत सारे बिजनेस दम तोड़ देते हैं। हालांकि सरकारें कई सारे स्कीम लेकर तो आती हैं, मगर इसका एक तो प्रचार प्रसार उस स्तर पर नहीं हो पाता है और इसका लाभ इसी कारण से सब लोग उठा नहीं पाते हैं। मतलब इसके एग्जीक्यूशन में बड़ी लापरवाही होती है। जबकि आज जरूरत है कि पूंजी की आपूर्ति सुलभ भी हो और सस्ती भी हो। इसमें बैंकों का रोल बहुत बढ़ जाता है, परंतु आज देखा जाता है कि आरबीआई तो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से कर्ज की दर कम करने की पहल कर देती है, परंतु यह फायदा ग्राहकों तक तत्काल बैंकों द्वारा नहीं पहुंचाया जाता है। आप आत्मनिर्भर भारत के तहत दिए जाने वाले कर्ज को भी देख सकते हैं कि उसके वितरण की रफ्तार बहुत अच्छी नहीं है। साथ ही साथ अधिकांश बैंकों ने लॉकडाउन के बाद आरबीआई के द्वारा जो दिया गया ब्याज दर का फायदा है वो ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया है। तो मित्रों, अब बात करते हैं थॉट प्रोसेस की, सोच की, मतलब हमारे और आपके सोच की। हम वैसे तो बात करते हैं नेशन फर्स्ट की, लेकिन जब हमें फायदे की अपनी बात आती है तो उस समय हम मी फर्स्ट वाले पे बात पे चले आते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि अगर सोच बदला जाए तो देश बदलेगा। अपने देश में स्वदेशी का खूब ढोल पीटा जाता है, परंतु जब हमें कुछ खरीदना होता है तो बाहर के ब्रांड को खरीद कर हम लोगों पर अपनी धाक जमाने में कभी पीछे नहीं होते। लोकल बने हुआ सामान चाहे अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, हम लेने से कतराते हैं, जो हमारे दोहरे सोच को दर्शाता है। हमें इसे बदलना होगा। हमें मन, वचन और कर्म से एक होना पड़ेगा। दोस्तों, इसका कारण है कि हमारा आयात आज बढ़ा हुआ है। पिछले 2 दशक के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर उद्योग बंद हुए हैं। भारत के यही व्यापारी अब स्वदेशी की जगह चीन की वस्तुएं बेच रहे हैं, क्योंकि एक तो सस्ता होने के कारण चीन की वस्तुओं पे उनका मुनाफा ज्यादा होता है और लोगों की पसंद भी ज्यादा है उसमें। आप आज की तारीख में अपने घर में इस्तेमाल करने वाले सामान को देख लीजिए, उसमें से अधिकतर पर आपको मेड इन चाइना या पीआरसी लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने 2018-19 के दौरान चीन से 3162 करोड़ रुपए से ज्यादा का खिलौना खरीदा है। कभी भारत की गली गली में बनने वाला देसी साबुन या वॉशिंग पाउडर खरीदने पर चीन को 784 करोड़ रुपए दिए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि स्वदेशी या मेड इन इंडिया के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन एक उदाहरण से जाहिर होता है कि हम कैसे खुद स्वदेशी सामान को तबाह करने में लगे हुए हैं। यूपी का मेरठ, पंजाब का जालंधर और जम्मू श्रीनगर खेल सामानों के निर्माण की बड़ी संभावनाएं रखते हैं, लेकिन पिछले समय में हमने इन्हें लगभग नजरअंदाज किया है और अपनी चीन पर निर्भरता बढ़ा दी है। कश्मीर में क्रिकेट के महंगे बल्ले बनाने में इस्तेमाल होने वाली वीलो लकड़ी उपलब्ध है वहां, और जम्मू में बैट बनते भी हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री को कभी अच्छी तरह से प्रोत्साहित नहीं किया गया। एक जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी वीलो लकड़ी मिलती है, लेकिन कभी भी इस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस की। तो दोस्तों, देश में नौकरशाही और लाल फीताशाही से कारोबार को मुक्त करने की दिशा में कुछ खास नहीं हो रहा है। भारत में परियोजनाओं को मंजूर करवाना एक टेढ़ी खीर है। इसमें बहुत समय लगता है। कंपनियों को फैक्ट्री लगाने वाली जमीन के लिए किसानों के साथ डील करना पड़ता है, जो कि बड़ा ही परेशानी का सबब बनता है। नौकरशाही के प्रावधानों का लंबा और उबाऊ रास्ता है। स्थानीय माफिया की अलग समस्या है, जिस पर सरकार का भी कोई बस नहीं है। इसमें भी एक बड़ा वर्ग राजनीतिक दलों के ताकतवर लोगों से जुड़ा हुआ होता है। अब बात करते हैं मार्केट अवेलेबिलिटी की। देश के पास श्रम शक्ति है तो उपभोक्ताओं की भी कमी नहीं है। चीन के सस्ते माल का मुकाबला लोकल मैन्युफैक्चरिंग से किया जा सकता है। देश में बने सामान को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बाजार उपलब्ध कराकर घरेलू बाजार में चीन के टक्कर वाले दाम पर बेचा जा सकता है। भारत अपने ही मार्केट में चीन को अगर मात देता है तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। इसके साथ ही साथ हमें अपने घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को विदेशी व्यापार तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए।
विदेशी बाजार के दरवाजे खोलकर ग्लोबल बनाने का हर संभव प्रयास सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। जहां तक विदेशी कंपनियों का सवाल है, तो भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। यह पहलू इस विदेशी कंपनियों के लिए एक आकर्षक बाजार बनाता है। चीन जैसे देश के उत्पाद के लिए भारत अगर एक बड़ा बाजार बन सकता है, तो यहाँ आने पर कंपनियों के लिए तो यह बाजार स्वर्ग जैसा है। यानी भारत ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, हो सकता है, जिसकी खपत क्षमता खुद में दुनिया के किसी भी देश से कहीं ज्यादा है। ऐसे में करीब 130 करोड़ की आबादी वाले भारत को अपने ही देश के उत्पादों का बाजार बना देने से ही सही मायने में भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। और इसके लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मजबूत जमीन तैयार करनी होगी। साथ ही कल्पनाओं की उड़ान से बाहर आकर इस सपने बेचने की शिथिलता को खत्म करके नीतियों और बड़े पैमाने पर व्यापारिक ढांचे का निर्माण करना होगा। तब जाकर हम 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। मतलब साफ है, अगर हम इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर काम करें तो यह हकीकत बन पाएगा, नहीं तो यह सपना हमारे लिए सपना ही रह जाएगा। तो आइए मिलकर काम करते हैं, हम इस सपने को हकीकत में बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको